अगर आप ट्विटर के ऊपर सोनू सूद के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करते हैं तो आप 11 सितंबर के आसपास में एक ट्वीट पाएंगे जिसके अंदर सोनू सूद के द्वारा फ्री आईएएस कोचिंग के बारे में बात की गई है, जो कि सूद चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिसके साथ में दिव्य न्यू दिल्ली फाउंडेशन है, उनका भी इसके साथ में सहयोग रहेगा। सो दोस्तों जानते हैं इस कोचिंग के बारे में, किस हिसाब से ऑर्गेनाइज हो रही हैं, किस हिसाब से इनका काम होगा, सबके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो कि है soodcharityfoundation.org। अगर आपको इस वेबसाइट को पाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा वीडियो के, जहाँ पर मैं आपको इसके लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी ये कोचिंग। साथ में जो फाउंडेशन जो इसके अंदर साथ में काम कर रहे हैं वो आपको इसके अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये जो कोचिंग होगी इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो करीब 50 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है, और जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा कोचिंग को, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इसकी जो लास्ट डेट है वो करीब है 25 सितंबर 2022। ये सारी इसकी जानकारी है, लेकिन इसके साथ में कुछ एक इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में मुझे कुछ एक लूप होल लग रहे हैं, इसके कारण उसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यूजुअली हम अगर कभी कोई नेगेटिव पॉइंट को शुरुआत में बता देते हैं तो एस्पिरेंट बिना सुने ही नेगेटिव कमेंट पहले वीडियो पर करने लग जाते हैं। सो इस पोर्शन को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों चलते हैं, इस फॉर्म को कैसे सबमिट करना है देखते हैं। जैसे आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुल के निकल जाता है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, सबसे पहला लूप होल ये देखने को मिलता है कि जब अगर एक प्रोफेशनल रूप से अगर कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है तो एक फॉर्म को एक प्रोफेशनल रूप से करना था, गूगल फॉर्म को नहीं करना था, क्योंकि गूगल फॉर्म के अंदर एक प्रोफेशनलिटी नहीं दिखती है। गूगल फॉर्म कोई भी व्यक्ति क्रिएट कर सकता है, तो ये थोड़ी सी मुझे एक लूप होल लग रहा है, बट इट्स ओके, इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आप गूगल फॉर्म को यहाँ आकर देखते हैं तो आपको यहाँ पर सब कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एक यहाँ पे दे रखी है जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे उनको ये कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, और ये डिजर्विंग कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से। और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होगा वो मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन के माध्यम से बताऊंगा, जब मैं लास्ट में इसके रिगार्डिंग जानकारी दे दूंगा कि एग्जाम कैसे होगा। जो इसके मेंटरशिप जो प्रोवाइड की जाएगी वो यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट या फिर जो ऐसे एस्पिरेंट जो इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं उनके द्वारा या फिर टॉप एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। साथ में आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं। हिंदी वाला एस्पिरेंट इसको फिल कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। साथ में 2 सेक्शन रहेंगे इस फॉर्म के। पहले सेक्शन में आपको आपकी पर्सनल जानकारी को भरना है, सेकंड में आपको आपके पेमेंट के प्रोसेस की जानकारी को भरना है। साथ में जो ये कुछ एक डिटेल में जानकारी जो कि मैं आपको फॉर्म को भरते वक्त साथ साथ में बता दूंगा। बाकी इसमें भी लिखा हो कि जो भी आप जानकारी भर रहे हैं वो आपके माध्यम से भेजी जाने वाली जानकारी 100% ट्रू है, आप किसी भी फॉल्स क्लेम को क्लेम नहीं कर रहे हैं। इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू, सबसे पहले जो आपको भरना है वो आपका नाम भरना है, फुल नेम भरना है, और आपका फुल नेम कौन सा होगा वो आपको आपके 10th की मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। यूजुअली एस्पिरेंट गलती करते हैं कि कोई भी नाम लिख लेते हैं, लेकिन आप आपके 10th की मार्कशीट के नाम को लिखिएगा। आधार कार्ड पे यूजुअली कई बार गलती हो जाती है, 10th की मार्कशीट पे नहीं होती है। आपके फादर साहब का पूरा नाम भरना है। देन आफ्टर आपको आपके जेंडर को फिल करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी। उसके बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी भरनी है। यहीं पे एक बात को ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी भरते हैं वो उसी ईमेल आईडी को भरिएगा जो आपकी एक्टिव है, क्योंकि यूजुअली जो एस्पिरेंट ज़्यादा ऑनलाइन दुनिया में नहीं रहते वो ईमेल आईडी पे एक्टिव कम रहते हैं। तो याद रखिएगा ये ईमेल आईडी इसके कारण जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से ही मिलेगी। इसके कारण ईमेल आईडी को प्रोफेशनल रूप से भरिएगा, और अगर आपकी नहीं है तो आप अभी से ईमेल आईडी बना दीजिएगा। इसके बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर भरने हैं, और ज़्यादातर एस्पिरेंट ये ट्राई ना कीजिएगा कि 0 के साथ में भरे या फिर 91 के साथ में, जो आपके इंडिया के कोड है, अपने इंडिया के कोड है, कोड के साथ में आपको नहीं भरना है, डायरेक्ट आपके नंबर को फिल करना है। उसके बाद में आपको आपके व्हाट्सअप नंबर भरना है। व्हाट्सअप नंबर भरना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास में व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको एक स्टार देखने को मिल रहा होगा। ये स्टार उसी के लिए होता है जो जानकारी मैंडेटरी भरनी होती है उसके लिए, बाकी सबके लिए नहीं रहती है। साथ में आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। अब बात रहती है कि परमानेंट एड्रेस कौन सा है आपका। परमानेंट एड्रेस वो है जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड आपके आधार कार्ड पे आपका यूजुअली परमानेंट एड्रेस ही फिल होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसको भरिएगा। साथ में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल से बिलोंग करते हैं, अर्बन से बिलोंग करते हैं, टाउन यानी कि सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं, या फिर अदर से। आप मतलब सिंपल भाषा में बता दो, आप शहर से बिलोंग करते हैं या फिर गांव से बिलोंग करते हैं। गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आप आपके करंट एड्रेस को फिल कीजिएगा, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट ऐसा भी हो सकते हैं कि अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, अपनी तैयारी को करते हो, तो आप इसको भरिएगा।
उसके बाद में आपको आपके एनुअल इनकम को भरना है, आपके पेरेंटल एनुअल इनकम को। एक एस्पिरेंट की कमेंट आई कि उनके फादर नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं है, तो क्या वो आपके अपने बड़े भाई के इनकम को फिल कर सकते हैं? आप उसको फिल कर सकते हैं। आप उसके आधार पर भेजिएगा कि आपकी ऑल ओवर पेरेंटल इनकम कितनी है, क्योंकि ऑल सोर्स से पूछा गया तो आपके बड़े भाई भी ओवरऑल आपके पेरेंट्स के तौर पे आपके काम कर रहे हैं, गार्जियन के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको भरना है कि आप PWD कैंडिडेट है या नहीं है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, तो आप नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके पास में उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसको देखने के बाद में कीजिएगा, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कीजिएगा। बाद में आप बताइएगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशन में हैं, बिजनेस करते हैं, क्या है, तो यूजुअली एस्पिरेंट स्टूडेंट ही होंगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएट है, तो आप अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके प्रोसेस में है, प्रोसेस का अर्थ अगर आप सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ग्रेजुएशन प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं, और 12th पास के ऊपर आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप ये तो आप खुद पढ़ के समझ जाएंगे कोई ऐसी। इसके बाद में यहाँ पे ये जानकारी मेंशन करनी है कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, उसके बारे में जानकारी मेंशन करनी है। आपने कौन सा कोर्स में, एक मिनट, विच ईयर यूर कंप्लीटेड, आपको किस ईयर में आपने कंप्लीट कर रखी है, एंड अगर आपकी ग्रेजुएशन अपेयरिंग में चल रही है, अगर आप सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में है, तो आपकी ग्रेजुएशन किस साल खत्म होगी, उसके बारे में आपको जानकारी मेंशन करनी है। ये जानकारी शायद भरना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं है, तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं, बट इसको आप मैंडेटरी भर लीजिए, आपको फायदा होगा। इसके बाद में आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है, आपकी जो लास्ट कॉलेज कौन सी थी, तो आप कॉलेज का नाम डेफिनेटली भरिएगा। अब बात रहती है कि आपका कॉलेज कौन सा है, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम भर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे काम हो जाएगा। साथ में आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, BA कर रखा है, BSc कर रखी है, तो आप उसके अंदर जानकारी भर लीजिएगा। इसके बाद में आपके 10th में परसेंटेज कितने थे, आप उसको भर लीजिएगा। अगर आपका बोर्ड कोई भी है, CBSE है कि RBSE, मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे RBSE बोर्ड चलता है, तो ऑल ओवर इंडिया में जिस भी स्टेट से आप है तो उसके बोर्ड के जो भी परसेंटेज होते हैं उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है कि आप किस बोर्ड से थे, ICSE बोर्ड से थे, CBSE बोर्ड से थे, या फिर अदर से, मतलब आपके जो स्टेट के बोर्ड होते हैं उससे थे। तो मैं RBSE बोर्ड से हूँ तो मैंने यहाँ पे RBSE का भर रखा है। फिर आपको आपका 12th के परसेंटेज यहाँ पे पढ़ने हैं। देन आफ्टर आपको आपके कॉलेज के आपने 12th कहाँ से कर रखी है उसके बारे में जानकारी भरनी है। देन आफ्टर आपके कॉलेज के आपको परसेंटेज यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी हायर क्वालिफिकेशन, कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो उसके बारे में आपको भरना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली एस्पिरेंट के पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री होती नहीं, लाइक MA की डिग्री या फिर PhD की डिग्री होती नहीं है। जिसके पास में है वो उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको भरना है कि आप किस मीडियम में कोचिंग लेना चाहते हैं, हिंदी के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर, तो आप आपका मीडियम भर लीजिएगा। एस्पिरेंट के काफ़ी एस्पिरेंट का ये भी डाउट था कि क्या वो बाद में मीडियम चेंज कर सकते हैं। आप एक बार के लिए कोई भी मीडियम भर लीजिए, बाद में उसके अंदर जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता आप मीडियम आराम से चेंज कर पाएंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ पे जो भी भर लीजिएगा। और ट्राई कीजिएगा कि अगर आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, इंग्लिश में अगर आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आप इंग्लिश मीडियम को भरिएगा, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। बाद में है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है, जो भी ऑप्शनल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिसाइड नहीं है अभी तक तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। देन आफ्टर आप आपका फर्स्ट टाइम कब देने जाने वाले हैं, कब देंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने दे रखा है तो ऑलरेडी गिवन पे कर सकते हैं, 2023 में देने वाला है तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। साथ में अगर आपने एग्जाम पहले दे रखा है तो आप किस स्टेज पे रह चुके हैं तो उसको आप लिख लीजिएगा कि आपने मेंस क्वालिफाई कर रखा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। स्टेट PCS के अंदर या फिर UPSC के अंदर जो भी आपने कर रखा है उसके बारे में लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर जो जानकारी पूछी गई है वो ये है कि क्या आपने कोई पहले अभी कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो आप अभी कर रहे हैं या फिर आपने कर रखी है तो आप उसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं, हाँ या ना इसके अंदर। इसके बाद में आपकी कोई भी हॉबी है या फिर कोई भी आपकी अचीवमेंट है तो उसको आप लिख लीजिएगा। मैंने ऐसे एक टाइम पास के लिए या फिर कह सकते हैं कि एक इस कॉलम को फिल करने के लिए मैंने लिख दिया रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जो भी अगर आपको खेलना कुछ पसंद है तो आप उसके बारे में जानकारी लिख लीजिएगा। इसके बाद में एक यहाँ पे सवाल किया गया है कि वाई डू यू फील यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा। मैंने ऐसे लिखा है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ यहाँ पे कर सकते वगैरह, बट आई थिंक इनका कोई, मुझे नहीं लगता कोई इतना मैथ रहेगा। कारण ये है कि ये जब फॉर्म फिल किए जाएंगे तो लाखों के अंदर ये फॉर्म फिल किए जाएंगे और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सारी जानकारी को पढ़ेंगे। सो मेन जो आपकी जानकारी होगी वो ही पढ़ी जाएगी, बाकी इन सारी जानकारी को पढ़ा नहीं जाएगा। इसी कारण मुझे इस फॉर्म के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है कि जो यूजुअली जो फॉर्म होता है वो कंप्यूटराइज रूप से चेक किया जाता है, बट इसके अंदर कुछ है कि थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है कि डायरेक्ट ये सारी इतनी सारी जानकारी पूछी जा रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता।
मुझे नहीं लगता कि ये सारी जानकारी बाद में कोई पढ़ेगा। अगर लाख 1 लाख 2 लाख के आसपास फॉर्म जाते हैं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सारी जानकारी को पढ़ेगा। इसके बाद में आपको इस इनिशिएटिव के बारे में पता कहाँ से चला, तो आप वैसे आप यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अदर करके सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल ऐसा करके लिखिएगा। सो मुझे लगता है कि इससे शायद थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। सो ये तो है इसका पहला कॉलम जो कि आपको इस हिसाब से फिल करना है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉलम की कि आगे आपको कैसे फिल करना है, तो वो मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट इसकी जो प्रोसेस होगी वो इसके पेमेंट के रिगार्डिंग होगी, उसको आगे बढ़ के देखते हैं। जैसे आप फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, आप सेकंड प्रोसेस पे आते हैं, तो आपको पेमेंट करने के बारे में जानकारी पूछी गई है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। इसके लिए इन्होंने 2 से 3 प्रोसेस दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट गेटवे को ऐड ना करके डायरेक्ट यूपीआई की आईडी को ऐड किया है। तो ये पेमेंट गेटवे को ऐड करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये भी। पर हाँ, आपको जो 50 रुपये आपकी फ़ीस है जो कि आपको भरनी है, और इस एक टाइम के लिए फ़ीस ली जाएगी, उसके बाद में कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूजुअली ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं। जैसे कि आपने ये फॉर्म फिल किया तो आपके पास में ऐसे कॉल आ सकते हैं कि आपने फॉर्म फिल किया था, आपका कोचिंग में सिलेक्शन हो गया है, बट आपको 10,000 देने पड़ेंगे, 2,000 देने पड़ेंगे। तो इस टाइप की कॉल आ जाते हैं, मतलब कि इस टाइप के भी धोखाधड़ी होती रहती है इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि आपको एक बार फीस देनी है 50 रुपये, इसके बाद में आपको कुछ भी फिल नहीं करना। तो इस जानकारी को इन्होंने मेंशन किया है। बाद में 3 चीज़ों को मेंशन किया है। इसके बाद में जो भी आपका पेमेंट होता है तो उसके लास्ट के जो ट्रांजेक्शन के 5 डिजिट होते हैं उसको आप डेफिनेटली लिखिएगा। ट्रांजेक्शन जैसे कि आप यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के ट्रांजेक्शन वगैरह, तो आप देखिएगा कि पेमेंट प्रोसेस होने के बाद में लास्ट के अंदर एक नंबर आता है ट्रांजेक्शन आईडी, तो उसके लास्ट के जो 5 डिजिट होते हैं उसको आप एक बार याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है उसको आपको अपलोड करना रहेगा ये सारी जानकारी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, 3 प्रोसेस है। या तो आप डायरेक्ट इस यूपीआई आईडी पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, और अदरवाइज इन्होंने एक लिंक भी दिया पेमेंट की, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद में लास्ट की जो 5 डिजिट है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको आपके पेमेंट के स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड करना है, और आपके कोई सवाल है तो आप उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो उसको मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई यूज होगा, फिर भी आप कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपने क्या इसकी कोई इनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उसके बारे में आप डेफिनेटली लिखिएगा, और उसके बाद में आप सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात रहती है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमने तो नहीं पढ़ी है, तो पढ़नी पड़ेगी आपको। तो चलिए पढ़ते हैं अपन टर्म्स एंड कंडीशन को, जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है इनके टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि सबसे बड़ी मुझे जो गलती लिखी गई है वो ये है कि इनका जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा, और ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, उन्हीं का ही सिर्फ टेस्ट होगा। अब यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन है। इस जानकारी को चाहे तो पहले मेंशन कर सकते हैं। ऐसा कैसे? जैसे कि आपने दृष्टि आईएएस का नाम सुना होगा। दृष्टि आईएएस से कोचिंग इसी टाइप की फ्री कोचिंग चलाते हैं, जिसका नाम है अस्मिता आईएएस कोचिंग करके। उसके अंदर उन्होंने क्वालिफिकेशन पहले से मेंशन कर रखी है कि वे एस्पिरेंट जिन्होंने पहले मेंस लिख रखा है, यहाँ पर एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है, तो वो इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक तरह से फिर से एक एलिजिबिलिटी पहले से फिक्स होती है, तो एस्पिरेंट को पता रहता है कि किस किस को फॉर्म फिल करना है, किस किस को नहीं करना है। क्योंकि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में इस बात को कर दिया, तो सीधी सी बात है कि लाखों की संख्या में फॉर्म जाएंगे, पर हर एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सोनू सूद या फिर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर ट्राई करे ना, तो पूरे इंडिया को आईएएस की कोचिंग नहीं करवा सकता। ये तो एक फैक्ट है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुझे लूप होल लग रहा है। सेकंड थिंग, इसका जो भी शॉर्ट लिस्ट करने का जो भी तरीका होगा वो इनके पास में है। किस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे ये सिर्फ ये जानते हैं, हमें किसी को नहीं पता है। क्योंकि पिछले साल भी इस टाइप का ये फॉर्म फिल करवाया गया था। ये मैंने फॉर्म खुद मैंने फिल किया था, मुझे पता है किस टाइप में हुआ था। फॉर्म फिल मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था, और उसका जो रिजल्ट था वो लोगों को ईमेल आईडी के माध्यम से किया गया था कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जिसका हुआ उसको किया गया था, जिसका नहीं हुआ उसको नहीं किया गया था। तो एक तरह से यहाँ पर लूप होल दिखता है कि अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्ट मेंशन करो ना वेबसाइट पे, या फिर आप सबको मेल करो ताकि सबको पता चले कि किस हिसाब से इसका सिलेक्शन हो रहा है। इसकी कोई प्रोसेस फिक्स नहीं है, किस हिसाब से ये काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लूप होल दिखता है, क्योंकि जो तरीके से काम करने वाली कोचिंग हैं, आपने देखा होगा जामिया के अंदर भी रेजिडेंशियल कोचिंग चलती है। जो मैंने आपको भी एक वीडियो बताया ना शुरुआत में कि आप उस वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको फ्री कोचिंग के बारे में मेंशन किया है। तो वहाँ पे मैंने आपको जामिया की एक बेहतरीन कोचिंग के बारे में जानकारी दी थी, जहाँ पे आपको इंडिया की सबसे बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो वे लोग जब रिजल्ट आता है तो उसको लाइव करते हैं, उसको सबके सामने बताते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सुविधा देखने को नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लूप होल दिखता है। बाकी आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया कि ये आप लोगों के लिए, अगर
किसी को लगता है कि आप 50 रुपये नहीं दे पाएंगे और आप सोच रहे हैं कि आप इनको कॉल करके या फिर ईमेल करके, ट्विटर करके आप 50 रुपये कम करवाने की बात करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक वैलिड रीजन भी है। 50 रुपये तो कोई भी व्यक्ति पे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये दिखाई देता है कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो किस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उसको एक ट्रांसपेरेंट वे में करेंगे तो सबको पता चलेगा कि 50 रुपये होते तो नहीं है ज़्यादा, बट इंडिया के अंदर अगर 50 रुपये की बात करें और अगर 2 लाख के आसपास अगर एस्पिरेंट फॉर्म को भी फिल करते तो 1 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दिखता है कि किस हिसाब से काम करें, थोड़ा बहुत ही डाउट का विषय बनता है। बट खैर जो भी है वो आप अपने हिसाब से सोचिएगा, इसके लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट प्लीज मत कीजिएगा। ये मुझे लगा सो मैंने आपको बताया। बाकी पिछले साल और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ को इसको भी मेंशन किया है कि जो व्यक्ति इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आएंगे उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये इन चीज़ों ने पहले मेंशन किया है। तो ये थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है, जो कि मुझे कमियां लगी वो मैंने आपको बताई। बाकी इस फॉर्म को आप डेफिनेटली पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वो सारा इनके द्वारा सॉल्व किया जाएगा, सारा रूल इनके होंगे। तो ये सारी जानकारी इन्होंने पहले से मेंशन कर रखी है। 50 रुपये जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस से मिलेंगे नहीं, ये सारी जानकारी है। सो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है इस फॉर्म को सबमिट करने की सारी जानकारी आप तक आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी ज़रा सी भी मदद की है तो एक बार आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।